Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Amandeep Kaur and today I'm here for discussion of important article which is in news, that is Center tightens the FCRA norms. So Foreign Contribution Regulation Act के अंडर कुछ amendments की बात हुई है. क्या है, what is the context and इसके related जो कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे. हाँ जी, सबसे पहले समझते हैं whenever we talk about foreign फंड्स, ठीक है, मेनली फॉर डोनेशन. जब बाहर से आउट ऑफ कंट्री जो भी मटेरियल मनी इनफ्लो होता है उसको किस तरीके से लीगली देखा जाता है इंडिया में, तो वी हैव बेसिकली टू लॉज, आपने सुना होगा. वन वी हैव इज FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. वन इज FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अगर इनफ्लो हो रहा है from any country to India specifically for commercial purposes, investments, economical activities के लिए, that comes under FEMA, for Exchange Management Act, ठीक है, which comes under Ministry of Finance. जब हम foreign contribution की बात करते हैं specifically for donations, mainly through the NGOs, like NGOs के बिना ट्रस्ट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. मेनली NGOs के थ्रू जब पैसा NGOs लेते हैं बाहर से पैसा फॉर एनी पर्पस जिसके लिए वो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, दैट होल कॉन्ट्रीब्यूशंस कम अंडर FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, बेसिक सी बात हमें समझ आ गई. तो जो भी इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल है, ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, पैसा रिसीव करेंगे डोनेशन की फॉर्म में, वो FCRA के अंडर होगा. लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020 और 22 के राउंड करी गई थी. अब अमेंडमेंट का टाइम पीरियड है 2026. क्या अमेंडमेंट है, क्यों करी गई हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है. ठीक है जी. हाँ जी, सबसे पहले the very basic question that why was this amendment introduced, ऐसा क्यों करा गया है, why the rules have been changed, कौन से rules we will discuss now, right. सबसे पहले to bring the uniformity, ठीक है, बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मेनली, एंड ऑल्सो जो फॉरेन फंड्स का मिसयूज होता देखा गया इंडिया में, बढ़ता गया, या फिर फंड्स का डाइवर्जन, मतलब जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया है उस पर्पस के लिए यूज ना करा जाए, ये इन चीजों को रोकने के लिए अमेंडमेंट्स आई हैं. एंड ऑल्सो अगेन द सेम थिंग, we want that donations should be used for the proposed or approved purpose, right. ये हम चाहते हैं. and overall we want to strengthen the national security and the financial oversight, transparency, accountability को बेटर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करी गई हैं. अब नई अमेंडमेंट्स क्या हैं वो समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट वाज द कंटेक्स्ट अर्लियर, पहले कैसे देखा जाता था. देखिए, कोई भी NGO है इंडिया में, वो काम कर रहा है स्पेसिफिकली एंड फॉरेन डोनेशंस लेना चाहता है, तो एक क्राइटेरिया है कि इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए NGO काम कर सकता है. कौन से सोशल वर्क के लिए, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज के लिए, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चर और रिलीजियस, इन बेसिस पे NGO अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जो भी उनका पर्पस है, वर्क है. बट अब देखो, हम बात करें एजुकेशनल की. एजुकेशनल NGO तो एक बहुत वाइडर टर्म हो गई ना. एजुकेशनल NGO क्या, एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल के जो स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड कर रहे हैं. तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि व्हाट इज एग्जैक्ट पर्पस दे आर फॉलोइंग, बस ये पता है कि ओवरऑल कौन सी कैटेगरी में वो पर्टिकुलर NGO फॉल करता है. एंड हियर लाइज द लूप होल्स, जिसको ठीक करने की कोशिश करी गई है इन दीज अमेंडमेंट्स, राइट. सो अभी क्या है, अभी दूसरा, एंड उनको सिर्फ ये बताना है NGOs को कि उनका पर्पस ब्रॉडर क्या है. वो सोशल सेक्टर में काम करेंगे, वो एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे, वो रिलीज सेक्टर में काम करेंगे. ओवरऑल एग्जैक्ट पर्पस क्या है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा जाता था. एंड अगेन हियर लाइज द चेंज. नाउ दे हैव सेड दैट दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, कौन सा पर्पस है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो काम करने वाले हैं, एग्जैक्ट उन्हें बताना पड़ेगा. यू कैन सी यहाँ पे देखेंगे. हाँ जी, अंडर फ्रेश चेंजेस to the rules of Foreign Contribution Regulation Act, all NGOs are required to disclose specific activities. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब एजुकेशन उन्होंने बता दिया. एजुकेशन के अंडर क्या क्या वो स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज के बारे में जो है वो फंडिंग को यूज करेंगे, क्या वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, थिंक टैंक्स को R&D के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर सिविक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस पे वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं. एग्जैक्ट एजुकेशन में क्या पर्पस है उन्हें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सिमिलरली इकोनॉमिक में लाइवलीहुड जनरेट, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, स्किल डेवलप
डेवलपमेंट करवा रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो जो एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ आप काम कर रहे हो, फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन आप लेके आना चाह रहे हो, एग्जैक्ट यू हैव टू मेंशन द पर्पस अगेन जस्ट टू मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड जो अकाउंटेबिलिटी है बेटर करने के लिए, कहीं ना कहीं लूप होल्स को कम करने के लिए कोशिश करी गई है. सेम गोस फॉर रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप काम कर रहे हो, रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो, पिलग्रिम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं, या फिर रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए आप पैसा लगा रहे हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा. सो एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस की हमने बात कर ली. सोशल में भी पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहे हो, रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हो, सैनिटेशन पे काम कर रहे हो, डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर प्रिपेयरनेस पे काम कर रहे हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा. सेम गोस फॉर कल्चर. कल्चरल में आर यू वर्किंग टू प्रिजर्व द इंडियन आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेजेस, राइट? आर यू वर्किंग ऑन द structuring or preservation of museums or art galleries, you can say. Heritage को बचा रहे हो, you are trying to conserve the heritage. Whatever you are doing, you have to be very specific. Now that is the very first stage which has seen in the recent amendments. ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है जी. Again, generally as a layman we understand this. Specifically for UPSC these things becomes more important, right? हाँ जी. And second जो change है that is NGOs have to specify their geographical area. पहले ऐसा नहीं था. Many NGOs can work in multiple states. Suppose now they are saying that suppose जो registration है वही है कि NGO can work in पंजाब एंड हिमाचल सपोज, और किसी स्टेट में वो काम नहीं कर सकते. इफ दे वांट टू गो इनटू अदर स्टेट्स उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड फी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा. दैट इज इट, राइट? तो सेपरेट फीस लगेगी अगर वो किसी नए स्टेट, नए यूटी में काम करना चाहेंगे. अगेन रेगुलेटरी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए करा गया है. ठीक है. सो अभी आपको अपना ज्योग्राफिकल एरिया अभी पहले फाइनलाइज करना है, बताना है. इन केस आप अपना पर्सपेक्टिव या अपना जो वर्क है उसको वाइडर करना चाहते हो, यू वांट टू गो टू अदर स्टेट्स, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे अ फीस, राइट? ये हमें पता होना चाहिए. हाँ जी. उसके बाद ग्रेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वेबसाइट्स हैं, वो आपको बतानी पड़ेंगी टू द गवर्नमेंट. आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्लोज करनी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स कितने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, ये बताना पड़ेगा. पब्लिकेशंस कौन सी हैं, बुक्स कौन सी हैं, मैगजीन कौन से हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स आपने कौन से पब्लिश करे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज, राइट? सो बेसिकली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, राइट? अच्छा जी. दे हैव वाइडन द definition of key functionaries, right? Key functionaries जो key group है, the key management of any NGO, उसके डेफिनेशन को वाइडन करने की कोशिश करी गई है. बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब की फंक्शनरी की डेफिनेशन के अंदर बहुत कम लोग होते हैं तो लीगली दे कैन स्किप फ्रॉम एनी प्रॉब्लम जो भी आ सकती है, राइट? कि मान लीजिए पहले क्या था, की फंक्शनरी में क्या क्या है, किसी भी एनजीओ का प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा, ऑफिस बेरर्स होंगे, इनको की फंक्शनरी बोला जाता था. अगर इनके बिना जैसे कोई और ट्रस्टी मेंबर है, कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं तो दे विल नॉट कम अंडर द लॉ बिकॉज ऑफ दी लाइक लीगली दे आर नॉट अ की फंक्शनरी. तो की फंक्शनरी की डेफिनेशन को इंक्रीज करा है, वाइडन करा है. दे नाउ इंक्लूड ट्रस्टीज, partners, governing body members, ठीक है, and also any person controlling or managing the NGOs. So they have tried to widen the legal perspective, you can say. अगर कोई किसी भी इंसान को कल accountable ठहराना हो तो you have more people now, right? Again, in order to close loopholes, in order to increase transparency, this is what they have said. हाँ जी. और क्या changes हैं? अगर एनजीओ जो है उसमें फॉरेन नेशनल्स भी काम करते हैं, दे आर लाइक फॉरेन नेशनल्स अदर देन द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, कोई भी बाहर से इंसान, फॉरेन नेशनल्स आर लाइक द पार्ट ऑफ योर एनजीओ, देन यू कैन नॉट हैव फॉरेन डोनेशंस अनलेस यू हैव परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? यहाँ पे देखो, इफ एनजीओ हैज फॉरेन नेशनल्स अदर देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज की फंक्शनरीज, राइट, इट जनरली विल नॉट रिसीव एफसीआर रजिस्ट्रेशन अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रूवल नहीं देता. कंप्लायंस डेडलाइन उन्होंने दी है, जो पुराने एनजीओस हैं उनको 1 साल का टाइम दिया गया है, 1 ईयर. नए वाले जो हैं उनको अभी से इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. अगर नहीं फॉलो करते तो देयर आर पेनल्टीज, वो उन्होंने बताया है. अगर आपने पैसा लिया था एजुकेशन के लिए, यूज कर लिया हेल्थ केयर में, अगेन अंडरस्टैंड देयर इज लाइक ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे पर्पस के लिए ही यूज करा, नॉट एट ऑल. इफ यू आर हैविंग फॉरेन डोनेशंस फॉर एजुकेशन, यू हैव टू यूज दैट फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर हेल्थ केयर. तो अगर आपने अनअप्रूव्ड कोई से भी काम के लिए पैसा यूज करा है तो आपको पेनल्टी लग सकता है. कितना? मिनिमम 1 लाख और 30% जितना आपने अमाउंट यूज करा है, विच एवर इज हाई. अगर हम बात करें आउटसाइड स्टेट, आपने स्पेसिफिक पंजाब में काम कर रहे हो, आपने दिल्ली में फंड्स को यूज कर लिया है, अगेन 1 लाख
can be penalty or 30% of misused amount which is whichever is more. अगर आपने अपना एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा कर लिया, अगर आपको पता होगा एफसीआर में जब लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुई थी तो उन्हें फाइनलाइज करा था कि 20% से ज़्यादा, अगर 100 रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं, 20% ही आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे लगाओगे, अपना एनजीओ का खर्चा, आप जितने लोगों को काम पे रख रहे हो उनकी सैलरीज हैं, आपने मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस है, वो उसके लिए 20% से ज़्यादा आप खर्च नहीं सकते। कारण यही था कि कहीं ना कहीं बहुत एनजीओज ऐसे हैं जो मोर देन 70-80% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ही शो कर देते हैं, तो पर्पस इज़ नॉट फुलफिल्ड, राइट। सो उन्होंने बोला कि अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा आपने पैसा यूज़ कर लिया तो भी आप पेनल्टी लगेगी सेम 1 लाख और 30% ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर यूज्ड। अगर आप एज एनजीओ किसी भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर वो करोगे अगेन द सेम पेनल्टी यू हैव। आपने जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको विदाउट अप्रूवल कहीं पे भी यूज कर लिया, अगेन यू विल बी गेटिंग पेनल्टीज, राइट। अब अच्छी बातें हमने कर ली हैं, दैट इज व्हाट दे हैव सेड, दैट लूप होल्स को ठीक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दे हैव डन दैट, राइट। बट अदर एंगल इज देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दिस, देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट दैट कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं एक्चुअल में एनजीओस और स्मॉल जो एनजीओस हैं, दे विल गेट इम्पैक्टेड बाय दैट इन नेगेटिव मैनर। अगेन फाइनल कंक्लूजन इज ऑफ योर्स, व्हाट यू सी, लाइक वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट बहुत से एनजीओस हैं which are not working well, which have done a lot against the national security, you can say, you have multiple examples, but again this is something which is too general, right? So हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है। there are point of view that कंप्लाइंस बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बात है, और स्मॉल एनजीओस कैन सफर, है ना, छोटे छोटे जो एनजीओस हैं उनका पर्पस जो है उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेपरेट अप्रूवल चाहिए, अलग अलग फीस चाहिए अलग अलग स्टेट्स में काम करने के लिए, ये जो एक्चुअल पर्पस है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करना उसको कहीं ना कहीं बैक ले जाएगा। ब्रॉड गवर्नमेंट डिस्क्रिशन कुड रिड्यूस कोऑपरेशन flexibility, right? Again kahin na kahin transparency on the side of the government is less. Restrictions may affect advocacy and right based organizations, जो specifically right based organizations काम कर रही हैं उन वो भी impact होंगी because of that particular restrictions. Additional reporting requirements की वजह से कहीं ना कहीं जो legitimate foreign contributions हैं वो भी impact करेंगी, you understand, right? So basically the point is they are saying no doubt they have done this। देखो foreign contributions का अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखोगे इट्स ह्यूज, एंड इन दैट era of digital world, you can say, in the era of quantum technology, we understand the impact of foreign funds। इतना ज़्यादा algorithmically you can say, इतना ज़्यादा you can say कि हमें पता नहीं चलता, ठीक है। there are multiple ways through which the money can enter India, money can go out of India, जिससे हमें समझ भी नहीं आएगा because of the so unencrypted algorithms, you can say। So ये इस टाइम पे कहीं ना कहीं FCRA को amendments लेके आना was necessity, which is okay, but what about the other angle, like do you people think that कहीं ना कहीं जो actual में फॉरेन डोनेशंस आ रही थी, जो अच्छा काम कर रही थी, कहीं ना कहीं एनजीओस जो उसको ले रहे थे, दे विल गेट इम्पैक्टेड? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।